इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर मौजूद हैं और हमारे साथ आईएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रेस को संबोधित करते हुए मिक्सोपैथी के बारे में कुछ बातें बताई हैं। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले 2 हफ्ते से अलग अलग राज्यों में मिक्सोपैथी को लेकर आईएमए के तमाम डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है और भूख हड़ताल भी जारी है। तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर जयेश मौजूद हैं, हम उनसे ही मिक्सोपैथी की जानकारी लेते हैं। सर, मिक्सोपैथी को लेकर पिछले 2 हफ्तों से रिले भूख हड़ताल जो है वो जारी है और उसी के साथ आपने आज प्रेस को भी संबोधित किया, तो मिक्सोपैथी के बारे में एक जानकारी दीजिए और आईएमए इसका विरोध क्यों कर रही है? मिक्सोपैथी एक ऐसा विषय है जहां नवंबर 2020 में सीसीआईएम, जो कि सीसीआईएम मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन या इंडियन मेडिसिन आप बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डॉक्टरों की संगठन है जो उनको लाइसेंस देती है प्रैक्टिस करने का। उन्होंने आगे जाके एलोपैथिक जो मास्टर ऑफ सर्जरी जो एनएमसी या पहले एमसीआई था, उनका काम वो लाइसेंस देती है सर्जरी करने का। वो सीसीआईएम ने नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो 58 सर्जरीज उन्होंने डिफाइन किया कि ये 58 सर्जरी वो कर सकेंगे। वो 58 सर्जरी में एक टाइप का एक खिचड़ी तैयार किया गया है, जैसे आँख का है, ईएनटी का है, पेट का है और हड्डी का है। ये प्रोसीजर जो तैयार किए है वो उनको परमिशन दिया है। जबकि एलोपैथिक जो काम करती है एमएस सर्जरी जो 3 साल करते हैं, इन्होंने इनको खाली 2 साल का ट्रेनिंग दिया है, देने वाले हैं मतलब, और वो करने के बाद में उनको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जो 58 सर्जरीज़ है, आज आप समझते हैं कि आपका साइंस जो है वो बहुत एडवांस हो रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या नहीं है क्या नहीं है। उसके साथ में एक जो सर्जरी एक चीज़ आती है, उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो ये उनका लिमिटेड जो ट्रेनिंग है, तो आगे जाके पेशेंट का नुकसान होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन वो करने जा रहा है, लेकिन अपेंडिक्स के लिए पेट खोलने के बाद में उसको मालूम पड़ता है कि ये अपेंडिक्स नहीं है, ओवरी का रिलेशन में है या कुछ दूसरी अंदर गांठ है, तो वो क्या करेगा? वो बंद करके निकल जाएगा, या तो फिर उसको हमारे सर्जन को बुलाना पड़ेगा। इसमें नुकसान किसका है? उसमें नुकसान है ये पेशेंट का नुकसान है, नंबर 1। 58 सर्जरीज़ की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 साल की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी, अदरवाइज एमएस डिग्रीज़ में 3 साल की ट्रेनिंग आपने कहा कि दी जाती है मॉडर्न मेडिसिन में। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अभी तक क्या उन 2 सालों में क्या पढ़ाया जाएगा, कि उसके बारे में बात अभी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा? क्या ऐसा बताया गया है कि क्या क्या उन्हें पढ़ाया जाएगा? तो क्या इसको थोड़ा अजम्पशन नहीं मान सकते? अजम्पशन नहीं मान उनको जो पढ़ाने जाने वाला है उन्होंने बताया है क्या पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज आप जब भी एमबीबीएस डॉक्टर होता है, 5.5 साल पढ़ने के बाद में 3 साल सर्जरी करता है, उसको एंट्रेंस भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, सर्जरी का भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसको मतलब उसको सर्जरी का जो एमएस करने के पहले उसको और भी कुछ एग्ज़ाम देने पड़ती है। उसके बाद में 3 साल के बाद में और 2-3 साल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है, तब जाके 10 साल के बाद में वो कर सकता है कि मैं फुल फ्लेज सर्जन हूँ। लेकिन ये कोई ऐसा बंधे में बक्से में बंधा हुआ 1 to 58 ऐसा एक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और आयुर्वेदिक को जैसे मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का हो, एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज हो, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है ट्रेनिंग के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से। उनके पास सर्जरी को ट्रेनिंग देने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जन है ही नहीं। आज उनको ट्रेनिंग हमारे पास से ही उन लोग देने वाले हैं। वो उससे आगे जाके बात जो है कि उसको एनेस्थीसिया कौन देगा, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं है। एनेस्थीसिया आयुर्वेद में है ही नहीं। आज वो दाखला दे रहे हैं कि चरक और सुश्रुता जो एंशिएंट साइंस है आज, लेकिन वो एंशिएंट साइंस भले इंडिया में वो टाइम वो ज़माने में था, लेकिन उसके आगे जाके आज क्या हम लोग जो एडवांस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में काम करते हैं, उनके पास क्या है? आज उतने पुराना जो चरक और सुश्रुता है उसका आगे जाके ट्रेनिंग रिसर्च क्या हुआ है? बल्कि आप एलोपैथिक में देखिए कितना रिसर्च हो रहा है, एंटीबायोटिक में रिसर्च हो रहा है, ट्रीटमेंट पद्धति पर है, आज रोबोटिक के ऊपर हम लोग पहुंच गए। तो ये जो इतनी जो तफावत है, इसके बारे में उनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो हमने आयुष मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री और नीति आयोग और सीसीआईएम सभी को हमने लेटर दे के जाना कि हमको चर्चा के लिए बुलाए, और ये जो इश्यूज़ है वो सब ने हमने बताया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके लिए हम लोग आज ये चालू किया इधर। आयुर्वेद में सर्जरी के आप खिलाफ नहीं हैं, आप मिश्रण के खिलाफ हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए एक तरीके का खिलवाड़ होगा अगर ये कदम उठाया जाता है, अगर ऐसा होता है। तो इन दोनों मुद्दों पर एक बारी आयुर्वेद जुनी हमारी पुरानी संस्कृति है, उसके साथ में ट्रेनिंग है, दवाई है। हम उसके बारे में
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारा, लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग है वो टाइम का उन्होंने एक दाखला दिया था कि हमने वो टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट किया था, हमारे गणपति जी का सर उठा के प्लास्टिक सर्जरी किया था, लेकिन वो एंशिएंट जमाने का सोचने का है, आज के तारीख में वैसा नहीं है। और वो टाइम पे एनेस्थीसिया क्या दिया था, वो क्या सर्जरी किया था, वो अभी कुछ मालूम नहीं है, रिसर्च नहीं हो गया है। आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक लिटरेचर नहीं है उतना। बिल्कुल, उसी के साथ में जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है ये 58 सर्जरीज का, उसमें बहुत तफावत है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। और जो MS सर्जरी जो 3 साल का होता है, ये उनको 2 साल के बाद में दिया जाएगा, तो उनको आयुर्वेदाचार्य डिग्री होना चाहिए, क्यों MS दे रहे हैं? आज गवर्नमेंट उनको MS क्यों कर रही है? MS तो एलोपैथी का डिग्री है, NMC का डिग्री है, वो एक चीज़ है। और उसी के साथ में जो आम जनता है, आम जनता तो MSc पढ़ती है, उनको आयुर्वेदाचार्य, आप किसी को पूछो आयुर्वेद किसको मालूम है, आयुर्वेद शल्य चिकित्सक किसको मालूम है? लेकिन MS जो उनको सबको मालूम है कि एलोपैथिक की सर्जरी है, उनको लगेगा कि बाहर ये भी सर्जरी नहीं है और उधर जाएगा। इसके बाद में उन्होंने जो कारण क्या बताया है कि हमारे गाँव में या रूरल एरियाज़ में डॉक्टर कमी है। डॉक्टर हमारे पास बहुत है, हमारे IMA के 1800 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, हम देने के लिए डॉक्टर तैयार है, वहाँ सर्जन भेजने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ सर्जन जाके काम करेगा तो उसकी बनाई हॉस्पिटल गवर्नमेंट के पास है क्या? वो गवर्नमेंट की तफावत है, वो शांत करने के लिए वो ही कर रही है। सर, अब आगे का कदम क्या रहने वाला है? मान लीजिए कि सरकार जो है अभी इस पे विचार विमर्श नहीं करती है, तो आगे के क्या कदम रहने वाले हैं? हमने ये तय किया है कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे सर्जन को बुलाया जाने वाला है, तो हम हमारे सर्जन को बोलेंगे कि इनको ट्रेनिंग नंबर 1 तो मत दीजिए। एनेस्थीसिया देने के लिए एनेस्थेटिस्ट हमारे जाने वाले हैं, तो उनको बोलेंगे कि हम नहीं देंगे। दूसरी साइड में हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आज आपके मुद्दे के लिए बताता हूँ कि 2 जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट आज भी माने जाते हैं, वो जूने भले जजमेंट है। एक है मुख्तियार चांद वर्सेस पंजाब और दूसरा है पूनम वर्मा वर्सेस पटेल। वो जो लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट उसको है, वो उसी के आधार पर अभी जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने आपको बताया कि कर्नाटका में वैसे ही एक केस में एलोपैथिक मेडिसिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लिखने के लिए प्रवृत्त किया गया है, वो हमारे फैसले में आया, प्रवृत्त में आया है। तो उसी टाइप पे ये भी सर्जरी का हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कोर्ट में भी जाएंगे, MPs को मिलेंगे, सब पार्टीज़ को हम लोग मीटिंग तैयार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपका ये जो सर्जरी, क्या आप उनके आयुर्वेदिक सर्जरी के पास जाके सर्जरी करना चाहेंगे? तो वो हम लोगों को हम लोग अवेयर करना चाहते हैं इसके बारे में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पिछले 2 हफ्तों से जो रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है और जो विवाद मिक्सोपैथी को लेकर चल रहा है, वो आखिरकार है क्या? सर, सबसे पहला सवाल है कि मिक्सोपैथी आखिर है क्या? देखिए, मिक्सोपैथी ये स्टार्ट हुआ कि CCIM की एक नोटिफिकेशन आई, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो एक क्रैश कोर्स 2 साल का करके उन्होंने एक चिन्हित की करीब 58 सर्जरीज़ की, उन सर्जरीज़ को कर सकेंगे और वो 2 साल के बाद वो MS सर्जरी कहलाएंगे। अगर जैसे BUMS डॉक्टर है तो वो BUMS MS कहलाएगा ना। इससे सारी ये चीज़ ट्रिगर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जितनी अब तक इरेगुलरिटीज़ हो रही थी उस सबको रेगुलर करने का एक नया तरीका बना लिया। अब आप सोचिए कि मिक्सोपैथी मीन्स एनक्रोचमेंट के लिए हम कहते हैं। हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं आयुर्वेदिक भी पनपे। हमारी सबसे एंशिएंट पैथी है। आई एम श्योर आपके समय में नहीं तो मेरे समय में तो कम से कम हमारी फैमिली भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाती थी, क्योंकि प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते थे। लेकिन आज सडनली आप देखते हैं कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या बाकी चीज़ों से जो प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से पैसे बनाने के नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। अब इस प्रोसेस में CCIM ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये सर्जरी भी कर सकेंगे। अब आप सोचिए कि एक सर्जन कैसे बनता है। मैंने मौलाना एजाज से पास किया, मैं 5.5 साल में MBBS किया, उसके बाद एक फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर 3 साल है मैं सर्जरी की, इसके बाद सीनियर रेजिडेंसी की 3 साल की। उसके बाद भी जो सर्जन बनता है वो असिस्टेंट सर्जन कहलाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाता है 12 साल के बाद। और उस असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद भी उसको सारी सर्जरीज करने का वो नहीं होता है। एंड इसके बाद अगर किसी को सुपर स्पेशलिटी में जाना है वो 3 साल की फिर ट्रेनिंग पे जाता है, जिसमें चाहे MCH कहलाते हैं, कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, यूरो सर्जरी कर रहे हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो सर्जन 15-16 साल बाद बनता है, और वो भी मैं कहूँगा कि आप जब भी किसी अच्छे सर्जन के पास जाते हैं ना, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को अच्छा सर्जन बताओ,
तो इसका मतलब वो सर्जन भी जो MCH करके आता है वो भी फुली ट्रेंड नहीं है पब्लिक की आंख में, उसके भी एक्सपीरियंस उसके साथ होना चाहिए। आज सडनली आप 3 साल का या 2 साल का क्रैश कोर्स करके एक पब्लिक को आप अवेयर कर रहे हैं कि इनके साथ कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, और 58 सर्जरीज। आप सोचिए रिसेक्शन एनेस्मोसिस इतनी मेजर सर्जरी है कि जनरल सर्जन भी थोड़ा डरता है उसको करने से, वो भी 2 सर्जन मिलकर करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, एक फेस सर्जरी है ENT की, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है ENT सर्जन्स को। फेको इमल्सिफिकेशन आजकल कैटरेक्ट के लिए जो पुराने MSI सर्जरी के हैं वो फेको नहीं जानते, उनको भी अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस प्रकार से इतने सारे प्रोसीजर्स बरहोल हैं, ऐसे प्रोसीजर्स उन्होंने उसमें दिए हैं जो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए करना। इसका मतलब अच्छा दूसरी चीज़, उनमें कोई एनेस्थेटिक ड्रग्स नहीं है। अब एनेस्थीजिया ड्रग्स फिर भी, इसका मतलब आप ये है कि आप हाफ कुक्ड सर्जन्स को आयुर्वेदिक से एलोपैथिक में या मॉडर्न मेडिसिन में फेंक रहे हैं, ये कहने के लिए अब आप सर्जरी कीजिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड विच इज़ प्लेइंग विद द लाइफ्स ऑफ मैनी। हमारे पास हम लोगों ने कहा है अपनी ब्रांचेस को कि हमें सेंसस दें, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज भी क्वैक्स के थ्रू या ये BUMS या बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे ख़राब होकर इमरजेंसीज में आते हैं, जिनको कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल में उनको ट्रीट करते हैं। ऐसे बहुत सारे, ये परसेंटेज कम से कम 15 से 20% तक है। आप सोचिए अगर आज के दिन वो 15-20% है, तो जब लीगलाइज हो जाएगा तो ये परसेंटेज डेफिनेटली 35-40% पहुँचेगी कॉम्प्लिकेशंस के लिए। आज भी जनरल सर्जन जो जनरल सर्जरी करता है उसकी भी 5% कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज उसको अंदर पता नहीं कि कोई क्या कॉम्प्लिकेशन हो, बिकॉज बट द इंस्टीट्यूशन इज ट्रेंड इन टैकलिंग विद इट। बट ये जो लोग करेंगे, जो आज 20% कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, अगर इन लोगों को हम अलाउ करेंगे तो 40-50% कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसका मतलब वी आर प्लेइंग विद द लाइफ्स ऑफ ए पुअर पेशेंट जो गांव में रह रहे हैं, या हम एक वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं इस कंट्री को, एक पुअर पेशेंट्स में और रिच पेशेंट्स में। पुअर पेशेंट इन लोगों से सर्जरी कराएंगे और रिच पेशेंट जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशन में सर्जरी कराएंगे, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अलाउ करता, विच इज़ बैड। तो हमने इस IMA ने इसको एज ए पब्लिक कैंपेन लिया है, पब्लिक को बताने के लिए कि ये बहुत ही बिना सोचा समझा एक डिसीजन है सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, फ्रस्ट्रेशन में लिया गया है, जिसको कि उन्होंने कहा है कि ये 58 सर्जरीज ये लोग कर सकेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है फ्रस्ट्रेशन? देखिए सच बात तो ये है कि उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आयुर्वेदिक में आने शुरू हो गए, उनमें मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं बिकॉज हैवी फीस है। अब नहीं जा रहे तो उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसलिए उन्होंने ये लिटरल तरीका अपनाया कि भाई नो, यू विल बी ट्रेन्ड इन डूइंग दिस ऑल्सो, you will be trained in doing this, you have a future employment sources. Now this is what has been in their mind, and मैं तो कहूँगा कि ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक के साथ खिलवाड़ है। कहा कि आयुर्वेदा जो है वो हमारे देश की सबसे पुरानी पैथी है और आप आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपके जवाब में आप जब जवाब दे रहे थे तो आपने क्वैक्स कहा कि जो फर्जी डॉक्टर हैं या जो फर्जी सर्जन्स हैं उनका और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का नाम जो है कहीं ना कहीं साथ में लिया। तो क्या ये मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेद है एक तरीके से? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन हमेशा स्केप्टिकल रहा है, हमेशा शक की निगाह से मॉडर्न वर्ल्ड में आयुर्वेद को देखता रहा है, तो क्या वो भी ऐसा नहीं है? देखिए क्या है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको आजकल नहीं मिलते हैं जो 15-20 साल पहले मिलते थे, जिनको आप वैद्य बोलते थे या आप कविराज बोलते थे। आजकल सबके सब डॉक्टर्स हैं, वो सब एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन को क्लिनिक में अपने डिस्पेंस करते हैं। दैट इज़ वाई मैं उनको क्वैक बोलता हूँ। मैंने क्वैक क्या उनको नहीं कहा, उन लोगों को जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं या जो हमारी पैथी की या किसी और पैथी की दवाइयाँ दे रहे हैं, उन लोगों को मैं एनक्रोचमेंट बोल के क्वैक बोल रहा हूँ। इट इज़ नॉट, मैं आयुर्वेदिक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। उन एनक्रोच करने वाले जो क्वैक्स हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको आप अगर एक और हथियार दे रहे हैं कि आप सर्जरी भी कर सकेंगे, तो आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? इसी दिल्ली में बंगाली डॉक्टर हैं जो फिशुला की सर्जरी करते हैं, सब अनट्रेंड हैं ना। उन बंगाली डॉक्टर्स को आपने रेगुलराइज कर दिया फिशुला की ट्रेनिंग। इतनी कॉम्प्लिकेशंस उन डॉक्टर्स के द्वारा आती हैं हॉस्पिटल्स में, कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप बुरी तरह मार रहे हैं, ये उचित नहीं है। सर, तो अब आगे का अगला कदम क्या रहने वाला है? अब जो रिले हंगर स्ट्राइक जो है अब 2 हफ्तों से चल ही रही है, तो आगे का अब कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो अभी जो एक्शन कमेटी ने जो डिसाइड किया, वो ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 15 दिन जो हैं वो पब्लिक अवेयरनेस और लाइजनिंग फोर्टनाइट रहेगा, और उस फोर्टनाइट में हम
लाइजनिंग फोर्टनाइट में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलेंगे, जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मिलेंगे, पब्लिक में जाएंगे, लेक्चर्स अरेंज करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, पब्लिक कॉलेजेस में जाएंगे, डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाएंगे, ऐसे या क्लब्स का सहारा लेंगे, चाहे लायंस क्लब या रोटरी। हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य वहाँ ख़त्म हो जाएगा जब हम पब्लिक को अवेयर कर सकें और कह सकें उन ओपिनियन मेकर्स को कि आपके साथ गलत हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये लड़ाई आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के कहीं ना कहीं मिश्रण पर है, जो कि अपने आप में आम लोगों के प्रति एक खिलवाड़ होगा। क्योंकि आम लोग जो अपना इलाज कराने के लिए आएंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहा है, क्या वो मॉडर्न मेडिसिन में सक्षम है या फिर वो आयुर्वेद से एमएस डिग्री लेकर आया है। तो ऐसे में अब आईएमए का यही फैसला है, जो आईएमए की एक्शन कमेटी है, कि आने वाले अगले 15 दिनों में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसी के साथ साथ हमें ये भी जानकारी मिली कि कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, सरकार के साथ जो है लगातार बातचीत और वार्ता के प्रयास भी जो हैं वो किए जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि आईएमए का पिछले 2 हफ्तों से चल रहा प्रयास और आगे आने वाले दिनों का चलने वाला प्रयास कितना रंग लाता है। क्या सरकार इस फैसले को बदलती है या फिर ऐसे ही ये विवाद जो है वो चलता रहता है। कैमरा पर्सन अमरजीत सिंह के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।